हॉस्पिटलों की हालत है वो बद से बदतर हो रही है। हमारा एक कोटरंका का हॉस्पिटल है, उसकी आप हालत देखेंगे, जवाखाने से भी वो जवाखाना जो है उसमें भी थोड़ा रेम होता है। कोटरंका के हॉस्पिटल में वो पोजीशन भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब ने डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर जो विजिट किया और क्या ही मीटिंग हुई आपकी उनके साथ? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो इस रियासत के साबका वज़ीर आला भी रहे हैं, हिंदुस्तान में भी बहैसियत यूनियन मिनिस्टर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। कांग्रेस से निकलने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद आज़ाद साहब ने जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई तो उनका चनाब वैली में, कश्मीर वैली में और जम्मू कठुआ में हर जगह का दौरा हुआ, लेकिन रजौरी पुंछ का दौरा नहीं कर सके क्योंकि पार्टी के कुछ लवाजमात इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी रजिस्टर्ड भी होती है, उसमें भी वो लगे रहे। उसके बाद एरिया बहुत बड़ा था रियासत का, जो कोना कोना ये पहाड़ी रियासत है, उसके कोने कोने में हर ज़िला में, हर कंस्टिट्यूंसी में आज़ाद साहब को जाना था। तो थोड़ी फुर्सत आने के बाद आज़ाद साहब ने जब इस बार रजौरी का टूर रखा था, पुंछ भी रखा था उन्होंने, लेकिन पुंछ में अब मुगल रोड खुल गया है तो शायद वो कश्मीर से पुंछ जाएंगे। रजौरी का 3 दिन का आज़ाद साहब ने दौरा किया, जिसमें एक तो डांगरी में जो सिविल लोग, नेते लोग जो थे, वो वहाँ पर अननोन गनमैन ने उनको मार दिया था, मिलिटेंसी का शिकार हो गए थे। एक तो उस पीड़ित परिवार के साथ आज़ाद साहब ने पहले वहाँ 2 टीमें भेजी थी, अपने साहब का वजीर भी कुछ भेजे थे उनके पास, लेकिन आज़ाद साहब नहीं पहुँच पाए थे। तो एक तो वहाँ का था। नंबर 2, आज़ाद साहब ज़िला के हर ब्लॉक के, हर कंस्टिट्यूंसी के अपने डेलीगेट से, वर्कर इजलास से मिलना चाहते थे। तो 3 दिन रजौरी रहे आज़ाद साहब, तो वो काफ़ी अच्छा टूर रहा। हज़ारों की तादाद में आज़ाद साहब से लोग मिले, क्योंकि लोगों को आज़ाद साहब के बिना कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है। लोगों को ये अच्छे तरीके से इस बात की खबर है कि गुलाम नबी आज़ाद ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस वक्त जो बुरान है इस रियासत के बीच, इस बुरान से लोगों को निकाल सकते हैं। इस बेरोज़गारी से, इस मुश्किल लम्हात से गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना कोई भी चेहरा जो है वो लोगों को नहीं निकाल सकता। एक नई सुबह का आगाज़ आज़ाद साहब कर सकते हैं। रोशनी की किरण लोगों को आज़ाद साहब की शक्ल में नज़र आती है। तो लोगों ने इस्तकबाल किया, वायराना इस्तकबाल किया, सुंदरबनी से लेकर रजौरी तक। 3 दिन रजौरी भी 1 मिनट की आज़ाद साहब को फुर्सत नहीं आई, हालांकि उनकी सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके बावजूद भी 1 मिनट भी वो नहीं बैठे। डेमोक्रेटिक जो आज़ाद पार्टी है, आप इसके स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर भी हैं, लेकिन सर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब 1947 से लेकर 2014 तक जो है कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन तब जो है सर 370 जो है वो क्यों नहीं बचा पाए? देखिए, जहाँ तक 370 जो कि रियासत जम्मू कश्मीर की एक शनाख्त थी जिसकी वजह से यहाँ रियासत टिकी हुई थी, उसमें दो ही चीज़ें मेन थी। एक तो यहाँ का रोज़गार जो था वो यहाँ के आदमी को ही कर सकता था, बाहर का कोई आदमी यहाँ रोज़गार नहीं कर सकता था। नंबर 2, बाहर का कोई आदमी यहाँ पर लैंड नहीं खरीद सकता था। भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी पार्लियामेंट के बीच जब आई तो उनके तो ये बरसों से उनके मंशूर में था 370 हटाना। आज़ाद साहब ने लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट हाउस में भी आज़ाद साहब 4.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस वहाँ बैठे रहे, धरना दिया उन्होंने पार्लियामेंट के बीच। वो तो हर आदमी उस चीज़ से वाकिफ है और वो सीन हर आदमी की नज़रों में है। इवन उन्होंने सख्ती में उस वक्त आड़े हाथों होम मिनिस्टर को भी वहाँ पे लिया कि आपने यूटी से स्टेट बनती देखी, लेकिन स्टेट से यूटी बनती नहीं देखी। आपने रियासत का वहाँ पर खात्मा कर दिया, आपने रियासत के लोगों को तबाह कर दिया। तो आज़ाद साहब ने वहाँ लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अक्सरियत ना हो अपनी पार्लियामेंट के बीच, उस वक्त सारा बेसूद रह जाता है। आज भी आज़ाद साहब रियासत के लोगों के लिए उन्होंने देखा, जबकि यहाँ के लोग इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो अपोजिशन देने में भी नाकाम रह गई, स्ट्रांग अपोजिशन नहीं दे सकती, उस वजह से आज़ाद साहब लोगों के साथ खड़े हो गए और लोगों के साथ खड़े होकर उन्होंने पार्टी लोगों के कहने पे, क्योंकि यहाँ की आवाम की ज़रूरत थी, यहाँ के लीडरशिप को ज़रूरत थी कि एक ऐसी लीडरशिप आए जो लीडरशिप
जम्मू खिता हो या कश्मीर खिता हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, गुजर हो या राजपूत हो, पहाड़ी हो या कश्मीरी हो, हर तबके को काबिल कबूल हो। तो वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना कोई भी शख्सियत नहीं थी, क्योंकि आज़ाद साहब हिंदुस्तान के टॉप जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जो लीडर हैं, उनमें से एक लीडर माने जाते हैं। उनकी अपनी छवि वो देश के बीच भी जम्मू कश्मीर के अंदर सर आपने देखा होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी सर कोई नोटिफिकेशन निकलती है जॉब के रिलेटेड, जब इनका एग्जाम होता है, जब इनका रिजल्ट होने वाला होता है, तब भी जो है करप्शन हो जाती है, उसको कैंसिल कर दी। ओवरडोज के, और जम्मू के अंदर खासतौर पर इमरान जो लड़का था, आपने नाम सुना होगा, किस तरीके से सर ये ओवरडोज और इनके साथ ड्रग्स की सर इनकी मौतें हुई जा रही हैं। सर एलजी इंतजामिया को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए जिससे जो हमारी यूथ है ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहे? देखिए, आपने एक चीज में दो सवाल पूछ लिए। पहला आपने बेरोजगारी का जिक्र किया। मैं उसके हवाले से कहना चाहूंगा कि इस वक्त बेरोजगारी रियासत जम्मू कश्मीर में अरूज पे है और दिन ब दिन बढ़ रही है। ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है रोजगार के। लेकिन जब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का जिस दिन फाउंडेशन डे था, जिस दिन इसका बुनियाद रखी गई, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक्त अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं अगर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम और ख़ासकर नौजवान अगर क़यादत का मौका देंगे, तो जम्मू कश्मीर में मैं रोज़गार का एक बड़ा सैलाब जो है, एक फ्लड जो है वो लाना चाहता हूँ। मीडिया वालों ने बाद में सवाल किया आज़ाद साहब से कि ये रोज़गार कहाँ से आएगा, तो आज़ाद साहब ने कहा जम्मू कश्मीर खुद ही एक ऐसा खजाना है कि जो अपने लिए खुद रोज़गार पैदा कर सकता है। यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ जो थी, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बनाई जब वो चीफ मिनिस्टर बने, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पर तैनात किए। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनने के बाद उनकी एक ख्वाहिश थी कि नई जगह जो हैं, जिस तरह हमारे ज़िला रजौरी में बहुत सारी इस किस्म की जगह हैं कि जहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा हो सकता है। जब टूरिज्म बढ़ेगा, लेक्स हैं हमारे ऊपर, सारे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं वहाँ के, वहाँ बहुत बड़ा खजाना है टूरिज्म का। तो जब टूरिज्म बढ़ेगा तो उस वक्त नेचुरली वहाँ पर रोजगार खुलेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, रोजगार क्रिएट किए जाते हैं, रोजगार बनाए जाते हैं, और वो उस वक्त बनते हैं जिस वक्त वसाइल और रस्ल और रसाइल ढूंढे जाएं। तो टूरिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें से हजारों की तादाद में लोग जो हैं इस रियासत के, उनको रोजगार मिल सकता है। बिजली का निज़ाम हमारा यहाँ पर दरम बरम है, पानी का निज़ाम दरम बरम है। कैजुअल लेबर जो बेचारे लगाए थे उसमें से कुछ तो निकाल दिए, 15-15 साल जिन्होंने काम किया था उसके बाद उनको निकाल दिया, जो लगे उनको भी सैलरी नहीं मिल रही है। तो इसमें डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का क्लियर मौकफ है कि अगर आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हर घर में चिराग जलाएंगे, क्योंकि आज़ाद साहब का मुद्दा ना सेल्फ रूल है, ना उनका मुद्दा अटानमी है, ना वो झूठे नारे। यहाँ सेल्फ रूल और अटानमी के नारे देते देते भारतीय जनता पार्टी के खीमे में लोग चले गए। यहाँ डीडीसी के इलेक्शन हुए, उसमें जिन लोगों ने दावा किया कि हम 370, वो तो पार्लियामेंट के बीच भी बोलते नजर नहीं आए। अगर वो लोग, वो रीजनल पार्टियां जो ये चीज कह सकती थी कि हमें अफसोस हुआ जी हमारा हक छीन लिया, आज वो गिर गिर की तरह रोते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट मेंबरी से उस वक्त अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब के बिना कोई भी आवाज नहीं बोली। तो रोजगार जो है वो हमारे इसका डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का पहला मुद्दा है कि रोजगार लोगों को फराम हो। और इंशाअल्लाह ताला अगर लोग मौका देंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक बार मौका देंगे, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारों के लिए एक नई सुबह का आगाज होगा। दूसरा आपने सवाल किया ड्रग्स का, मनशियात का। मनशियात की वजह से बहुत सारी मौतें हुई, और ये इस वक्त एक बड़ा इश्यू जो है वो बना हुआ है। इस पर रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। जब बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी, जितने स्पोर्ट्स के ज़राए नहीं होंगे, रोज़गार के ज़राए नहीं होंगे, तालीम के ज़राए नहीं होंगे, तो उस वक़्त ड्रग्स जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि नौजवान बच्चों की जान चली जाएँगी। इसमें अकाउंटेबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ-साथ जब पेरेंट्स भी इस चीज़ को ज़िम्मेदारी समझेंगे कि हम अपने बच्चे का पता करें, सुबह गया था ये शाम को वापस आया, दिन को कहाँ-कहाँ रहा है।
وہ جب اکاؤنٹیبلٹی پیرنٹس کے پارٹ پہ بھی ہوگی، ایڈمنسٹریشن کے پارٹ پہ بھی ہوگی. کشمیر کے اندر جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، جتنے بھی جی ایم سی وغیرہ جتنے بھی جموں کشمیر کے اندر ہے، وہاں پہ اگر سر کوئی غریب جو انسان جو وہاں پہ سر چیک اپ کے لیے جاتا ہے، ان کا سر یہی بلیم ہوتا ہے ڈاکٹروں کے اوپر کہ ڈاکٹر جو ہے ہماری کیئر نہیں کرتے اور آگے سے مس بہیو کرتے ہیں. ایون کہ جب وہ پرائیویٹ کلینک میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کسی بھی حد تک جا کے جب ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اندر اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی جو ہے ڈاکٹر کیئر کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہیلتھ سسٹم کی بات ہے، پھر وہی بات آئی کہ یہاں پہ ایک میڈیکل کالج جموں میں تھا اور ایک کشمیر میں تھا، یا سورا انسٹیٹیوٹ تھا، لیکن جموں میڈیکل کالج بھی ایک ذبح خانہ بنا ہوا تھا اور کشمیر میڈیکل کالج بھی وہی پوزیشن تھی. غلام نبی آزاد صاحب جب اس ریاست کے وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے یہاں پر سپر اسپیشلٹی بنایا جموں میں. اس کو مینیج اس کی بعد کی حکومتوں نے کرنا تھا جو نہیں کر سکی. ڈاکٹر پرووائڈ اس کی بعد کی جو حکومتیں تھیں، جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں، وہ نہیں کر سکے اور نہ ہی ایل جی سیشن میں وہ ہو سکا. مینجمنٹ نہیں کر سکے. بلڈنگ دی آزاد صاحب نے، انسٹیٹیوٹ دیا آزاد صاحب نے، سپر اسپیشلٹی یہاں پر انہوں نے دیا. انہوں نے یہاں پر ایمز دیا بحیثیت یونین ہیلتھ منسٹر. جموں میں بھی ایم دیا، کشمیر میں بھی ایمز دیا. اور بڑی چیز یہ ہے کہ جو کٹے پھٹے علاقے تھے، جہاں پر اگر چھوٹے سے 4 ٹانکے کسی آدمی کو لگتے تھے، اس کو فوری ریفر کیا جاتا تھا. کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، اس میں بھی اس کو ڈائگنوز کرنے کے بجائے اس کو ریفر جموں کیا جاتا تھا. لیکن آزاد صاحب نے بحیثیت یونین ہیلتھ منسٹر مہربانی کی اور انہوں نے ایک کٹھوا میں، ایک اس میں ڈوڈا میں، 2 کشمیر ویلی میں اور ایک رجوری میں 5 میڈیکل کالج ہمیں دیے. یہ آزاد صاحب کی مہربانی ہے. 5 میڈیکل کالج دیے. ان 5 میڈیکل کالجوں کی وجہ سے، ان کے کھلنے کی وجہ سے، جو پیریفری کا باہر کے ڈسٹرکوں کا جو فلڈ میڈیکل کالج جموں پہ آتا تھا، وہ بھی کم ہوا. نتیجتاً میڈیکل کالج جموں میں اور میڈیکل کالج سری نگر میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، کیونکہ فلڈ جو باہر کا تھا، جو رش باہر کا تھا، وہ کم ہوا. میڈیکل کالج دیے آزاد صاحب نے. بحیثیت یونین ہیلتھ منسٹر انہوں نے مانیٹر بھی کیا کہ جب تک وہ رہے اس میں سرکار رہی، تو تب تک انہوں نے شروعات بھی بلڈنگوں کی کروائی. کہیں لینڈ کا ڈسپیوٹ تھا، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا. لیکن اس کو مینیج کرنا آگے سکسیسفل گورنمنٹ کا تھا. ان کا کام تھا کہ اس کو مینیج کر سکے. باتیں تو ہم بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن آج بھی جس طریقے سے ہاسپٹلوں کی حالت ہے، وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. ہمارا ایک کوٹرنکا کا ہاسپٹل ہے، اس کی آپ حالت دیکھیں گے، ذبح خانے سے بھی، وہ ذبح خانہ جو ہے اس میں بھی تھوڑا رحم ہوتا ہے. کوٹرنکا کے ہاسپٹل میں وہ پوزیشن بھی نہیں ہے. صفائی کا وہاں برا حال ہے، بلڈنگ کا برا حال ہے، انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. کوئی زندہ آدمی جو ہے وہاں پر اگر آئے گا بھی، اچھا بھلا آئے گا بھی، وہ واپس زندہ جانا بھی اس کا مشکل ہے. اسی طریقے سے جموڑا میں بہت بڑی بلڈنگ بنی، یو پی اے کی سرکار نے اس وقت بنائی تھی، آزاد صاحب کے دور میں وہ بھی بنی تھی، لیکن وہاں پر بھی سٹاف نہیں ہے. پی ڈی میں آزاد صاحب چیف منسٹر کے، وہاں ہم نے بلڈنگ بنوائی. میرا سب سے وہاں پر بڑا مدعا یہی تھا، نہ میں نے وہاں پر ٹکٹ مانگی آزاد صاحب سے. میں نے وہاں 2 ہی چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی کہ ایک یہاں پر تحصیل دی جائے، تو ایک یہاں پر یہ ہاسپٹل کی بلڈنگ دی جائے. انہوں نے ہاسپٹل کی وہاں بلڈنگ دی، 50 بیڈ کا ہاسپٹل سینکشن کیا. بدقسمتی سے اس کو آگے مینیج نہیں ہو سکا، آگے اس کو نہیں چلایا جا سکا. تحصیل کے لیے انہوں نے اس وقت کمیشن یہاں بنا، بلوریا کمیشن، انہوں نے کمیشن میں ڈالا، لیکن بدقسمتی سے پی ڈی پی نے آزاد صاحب سے حمایت واپس لے لی. اور بدقسمتی ہمارے لوگوں کی اتنی بڑی ہے کہ سب سے بڑی کنسٹنسی ضلع کے رجوری پونچھ کے بیچ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے پاس صرف تحصیل ایک ہی ہے، وہ کوٹرنکا ہے یا خواس ہے. خواس اب پورا جو ہے وہ بدل کنسٹنسی کے ساتھ آیا ہے. یہاں تو 4 پنچایتوں کے اوپر بھی تحصیلیں ہیں، یہاں 2 پنچایتوں کے اوپر نائبتیں. بدل جیسا بہترین ایریا جو ہے، ویسے چیف منسٹر آزاد صاحب نے وہاں ٹھاکر پورن سنگھ جی کے کہنے پہ وہاں کالج دیا. کالج تو بن گیا، لیکن آج تک بدل کے لوگوں کو تحصیل نہیں ہے.
आज भी बुदल से, कांद्रा से, तरगाई से, लट्ठी से, गोतू से बंदा चलेगा, गब्बर गलीर से चलेगा बंदा, डंडोर से चलेगा, उसको कोटरा का आना पड़ता है, चाहे छोटे से छोटा काम है उसके लिए भी। लेकिन सियासत का शिकार हुई बुदल की तहसील। और मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी में तहसील नहीं है, जुमला में नायबत नहीं है, तो ये चीजें करने के लिए उस शख्स की जरूरत है जिस शख्स की एक बैक हिस्ट्री हो डेवलपमेंट। वहां तो नुमाइंदे नहीं कर सके, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, झूठे दावे किए, खुद कखपति से लखपति हो गए, खुद कुछ भी नहीं किया। आज भी कोई डेवलपमेंट वहां नहीं हो रही है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सड़कों का बुरा हाल है आज भी। ठेकेदार हैं, ठेकेदार लोग जो हैं वो जेसीपी लगा के 3-4-10 दिन लगा के लोगों के वहां पर बताया जाता है ये निकल गया वो निकल गया, लेकिन अमली तौर के ऊपर सड़कें जो हैं उनका वहां बुरा हाल है। पहले ही अगर ठीक हो जाती, पहले उनके जो खड्डे वगैरह थे वो ठीक हो जाते, तो कुछ ना कुछ लोगों को आसाइश वहां मिल जाती। बैंड जो डिग्री कॉलेज है कोटरंका का, वो आज भी सियासत का वहां पर अड्डा बना हुआ है। खवास में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, वहां नहीं है। लोग बेचारे जो हैं, हमारे लोग बड़े शरीफ लोग हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। लाल किला और ताजमहल भी इलेक्शन के नजदीक आएंगे। जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, कहने लगे हमने बनाओ, हम 370 लाएंगे, आज तक बात 370 की उसके बात नहीं की। इलेक्शन का वक्त आ जाता है, गरीब लोग हैं, बेकस लोग हैं, तो उनको कहा जाता है भाई ताजमहल और लाल किला भी हम उठा के आपके पास लाएंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद तबाही निकलती है उस इलाके की। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि गुलाम नबी आज़ाद डेवलपमेंट का नाम है, गुलाम नबी आज़ाद तरक्की का नाम है, गुलाम नबी आज़ाद खुशहाली का नाम है। और गुलाम नबी आज़ाद के आने से ही जैसे जम्मू कश्मीर का बेरोजगार जो है वो चैन के नहीं सोएगा, उसको रोजगार के साधन या रोजगार की कोई किरण नजर आ सकती है। क्योंकि आज़ाद साहब एक विजनरी आदमी, उन्होंने आज पार्लियामेंट दिल्ली में नई बनी, लेकिन नसीमा राव के दौर में आज़ाद साहब ने इस इशू को उठाया था, और ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आज़ाद साहब ने उस वक्त ये पार्लियामेंट में उठाया था मुद्दा कि यहाँ पर पार्लियामेंट एक नई पार्लियामेंट, हिस्टोरिकल टाइप की पार्लियामेंट जो है, जिसका आज चलो बीजेपी ने किया उसका इनॉग्रेशन। लेकिन इसी तरह रियासत के बीच भी, वो एम्स हो, वो मेडिकल कॉलेज हो, वो डिग्री कॉलेज हो, या वजीर कमीशन जिस पर डस्ट पड़ी हुई थी, वजीर कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना और यहाँ नए डिस्ट्रिक्ट देना, ये आज़ाद साहब के बिना किसी आदमी के बस का रोग नहीं है। सर एक हेल्थ का, सर रिसेंटली आपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के साउथ डिवीजन मेंढर के अंदर देखा होगा, एक जो लेडी आती है सर, वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। आपके पास कुछ कंप्लेंट भी आपके पास लोगों ने वहाँ से फ़ोन कॉल किए होंगे, लेकिन सर वहाँ पे जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे वो कॉल की जाती है, लेकिन सर 1 से 2 घंटे तक वहाँ एम्बुलेंस नहीं भेजी जाती है। वहाँ पे जो लेडी होती है वो वहीं सड़क पे पड़ी होती है। सर वहाँ के लोगों ने जो है उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गरीब लोगों से इग्नोर क्यों करता है? लेकिन सर एक साथ-साथ एक सवाल इसका और रहेगा, अगर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाता है, उनका यही कहना होता है जो 102 है वो प्राइवेट हो चुकी है, जो 108 है इसमें फ्यूल नहीं होता है सर। देखिए, मैं दूर की बात नहीं, 1 हफ्ते की बात करूं कि सीरियस पेशेंट रजौरी से, हमारे इलाके के थे, हमारे सेगमेंट के थे, 1 हफ्ता में 3 पेशेंट जो थे वो वहां से शिफ्ट किए, 3 के तीनों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, और उनके पास साधन नहीं था, उनके पास इतने रसाइल वसाइल नहीं थे कि वो एम्बुलेंस प्राइवेट कर सकें। उन्होंने भी ये कहा कि हमने 108 पे कहा, उन्होंने कहा अवेलेबल नहीं है, और वो पूरा दिन वेट करते रहे। अल्टीमेटली शाम को वहां पे बंदे की जान निकल गई। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक रियासत के बीच एक नया जमहूरी निज़ाम जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी एमएलए बनेगा, अल्फ बे जिम कोई भी बने, जब कोई भी बनेगा उसको कोई पूछेगा तो जरूर, उसको शाम को कहेगा भाई मेरा काम नहीं हुआ है, मेरा फलां जगह पर, उस इलाके के भी जाना उसके लिए टफ हो जाएगा जहां पर ज्यादती होगी। लेकिन जो एलजी सेशन है, इसमें एक अफीसर शाही है, अफीसरों का राज है, उसमें अफीसरों को अपने चेयर से गर्ज होती है, उनको पब्लिक से गर्ज नहीं होती है। उतना नहीं डिलीवर हो पाता है जितना जमहूरी निज़ाम में होता है, जितना एक सिविल गवर्नमेंट करती है। मैं तो गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से
اور اپنی پارٹی کی طرف سے، کیونکہ یہاں پر ایک میچور لیفٹیننٹ گورنر ہیں، وہ دور اندیشی کی نظر رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خاص کر رجوری پونچھ جو علاقہ ہے، وہ 71 کی جنگ کا شکار بھی ہوا، 65 کی جنگ کا شکار بھی ہوا، 47 کی جنگ کا شکار بھی ہوا، غربت کا شکار بھی ہوا اور سیاسی لوگوں کا شکار بھی ہوا۔ بہت سارے فیکٹر ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہاں غربت ہے، وہاں مفلسی ہے، وہاں غریبی ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت بیسک چیزوں کی ضرورت ہے۔ بیسک چیزیں ہوتے ہیں صحت، پانی، بجلی، یہ چیزیں جو ہیں ان سے محروم نہ رکھے جائے، ہیلتھ کے نظام کو درست کیا جائے اور اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے ان لوگوں کی جو اس وقت ذمہ دار چیئر پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے، ان افیسران کی اکاؤنٹیبلٹی رکھی جائے، تاکہ لوگوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات جو ہیں وہ مل سکیں۔